हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या भूतिया घटना हुई है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल यानी rudrahorror5@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज फाइनली इतनी कोशिशों के बाद वो अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने जो जा रही थी, वो भी वृंदावन सोसाइटी। कितनी रिहायशी और सुंदर सोसाइटी है, ये सब सोच सोच कर ही उसके दिलो दिमाग में मस्ती छाई हुई थी। सारा सामान दोपहर तक नए घर में शिफ्ट हो गया था। रिया अपने पति और 2 बच्चों सोनल और दीप के साथ सामान जमाने में लगी थी। शाम तक सारा सामान जमाने के बाद चारों पूरी तरह से थक गए थे, इसलिए खाना होटल से मंगवा लिया। अब सब मिलकर शांति से खाना खा रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। लगता है कोई आया है, रिया ने कहा। हाँ शायद मैं देखता हूँ, मोहित बोला। मोहित ने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा तो बाहर कोई नहीं था। मोहित को ये अजीब लगा क्योंकि उनके फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। उनके सामने वाला फ्लैट नंबर 329 खाली था। तो फिर बोला, बेल किसने बजाई। मोहित यही सोच रहा था कि रिया ने आवाज़ लगाई। कौन है मोहित? कोई नहीं कहते हुए मोहित अंदर आ गया। रिया ने फिर पूछा, कौन था? पता नहीं यार, बाहर तो कोई नहीं है, मोहित ने कहा। तो फिर डोरबेल किसने बजाई? रिया बोली। अरे होगा कोई, छोड़ो भी, अब खाना खाने दो मुझे, मोहित ने झुंझुला कर कहा। सब ने मज़े से खाना खाया और फिर दोनों बच्चे सोने चले गए। रिया प्लेट्स उठाकर किचन में बर्तन साफ करने चली गई और मोहित हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। लगभग 10 बज रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी। रिया चौंकी और किचन से बाहर आई। मोहित ने जाकर देखा तो बाहर फिर कोई नहीं था। मोहित ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। कौन था मोहित? रिया ने पूछा। पता नहीं यार, मोहित बोला। तो फिर ये बार बार बेल कौन बजा रहा है? तभी रिया बोली। शायद कॉलोनी के बच्चे होंगे, मोहित ने कहा। बच्चे? और इस वक्त 10:15 बज रहे हैं। मोहित, इस वक्त बच्चे ऐसी मस्ती कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारा तो पूरा फ्लोर खाली है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, रिया ने सीरियस होते हुए कहा। अरे कुछ नहीं है रिया, बच्चे ही होंगे, नीचे या ऊपर के फ्लैट के बेल बजा के भाग जाते होंगे। हम नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, सो हमें परेशान करने के लिए कर रहे होंगे। तुम टेंशन मत लो डियर, मैं कल सेक्रेटरी से बात कर लूँगा और इस बारे में। अब चलो सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, कहते हुए मोहित अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। रिया का मन अभी भी यह बातें मानने को राजी नहीं था, पर आखिर वो उस टाइम पर कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप जाकर सो गई। आधी रात करीब 12 बजे अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी, जिसे चौंक कर रिया हड़बड़ा कर उठ गई और घबरा कर मोहित को उठाने लगी। मोहित, मोहित, क्या हुआ रिया? क्यों चिल्ला रही हो यार? मोहित, सुनो ना, किचन से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तुमने ज़रूर कोई डरावना सपना देखा होगा। सो जाओ शांति से और मुझे भी सोने दो। मोहित, आई स्वेयर मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, सीरियसली प्लीज़ मेरा यकीन करो। किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा रिया ने कहा। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू रिया, चलो मेरे साथ और बताओ मुझे कहाँ है आवाज़ें। मोहित झुंझलाते हुए रिया का हाथ पकड़कर किचन में ले आया। जैसे ही वे दोनों किचन में आए, उनके होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा किचन बिखरा पड़ा था। क्रॉकरी सेट्स ज़मीन पर टूटे पड़े, कांच के गिलास, चीनी मिट्टी के महंगे कप प्लेट्स, सब टूट चुका था। यह देखकर रिया लगभग रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना मोहित, किचन में कोई है। मोहित को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रिया को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी रिया, पर आखिर ये कर कौन रहा है? कोई चोर तो नहीं घुस आया है फ्लैट में?
जरा देखो कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। रिया और मोहित ने पूरा घर चेक कर लिया पर सब सही था, कोई चोरी नहीं हुई थी। मोहित सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुई। और वैसे भी कोई चोर भला बर्तन गिराकर हमें क्यों उठाएगा, कुछ तो जरूर है यहाँ पर, डरते हुए रिया बोली। आखिर क्या हो सकता है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोनों अभी ये बात ही कर रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी। रिया और मोहित फिर चौंके, घड़ी में देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है, मोहित बोला। ऑफिशियली बच्चे तो नहीं हैं। लेकिन मोहित, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, रिया ने हाँफते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो यार, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो है, बट क्या ये समझ नहीं आ रहा है। डोर बेल लगातार बजे जा रही थी। दोनों बच्चे भी इतनी आवाज़ से उठकर हॉल में आ गए थे। क्या हुआ मम्मी पापा, बाहर कौन है? कोई नहीं बेटा। बेटा आप दोनों क्यों उठ गए, इतनी आवाज़ आ रही है। मम्मी हम क्या करें, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? कौन है? सोनल बोली। कोई नहीं है बेटा, मैं अभी देखता हूँ। नहीं मोहित, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे, रिया चीख कर बोली। रिया क्या कर रही हो तुम, बच्चों को डरा दोगी। आई एम सॉरी बट तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे, ओके? बट इस आवाज़ में हम सोएंगे कैसे? इतना सब होने के बाद भी तुम सोने की बात कर रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आएगी मोहित? इतना सब क्या हुआ है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, आप आओ मेरे साथ, मैं सुलाती हूँ आपको। लेकिन मम्मी ये आवाज़ कुछ नहीं है बेटा, वो डोर बेल ख़राब हो गई है इसलिए बजे जा रही है। तुम दोनों ये रुई अपने कानों में डालो और सो जाओ, नींद आ जाएगी और आवाज़ भी परेशान नहीं करेगी। रिया ने बहलाकर बच्चों को तो सुला दिया, पर वो और मोहित पूरी तरह से खौफ में थे और डोर बेल अब भी बजे जा रही थी। धीरे धीरे कोशिश करते हुए वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे। रिया ने मोहित को पकड़ रखा था। मोहित ने हिम्मत करके डोर गिलास से बाहर झांका। बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर कोई भी नहीं था, पर डोर बेल लगातार रुककर बज रही थी, जैसे कोई बेल बजाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा हो, मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। रिया ने इशारे से पूछा कौन है, तो मोहित ने ना में गर्दन हिलाकर इशारा किया कि बाहर कोई नहीं है। अब तो रिया और मोहित दोनों ही डर के मारे कांप रहे थे। उनकी हालत पतली हो गई थी। जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हुए दोनों सोफे तक आ गए। रिया तो लगभग डर के मारे रो रही थी और मोहित उसे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। रिया प्लीज़ संभालो खुद को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। कैसी हिम्मत से काम लूँ मैं? मोहित तुम जानते हो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं यार। हमने अपनी सारी सेविंग्स ये घर खरीदने में लगा दी, अब हम कहाँ जाएंगे, सब खत्म हो गया सब। रोते हुए रिया बोली। हैव पेशेंस रिया, सुबह होने दो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होगा इस प्रॉब्लम का। मोहित और रिया ने इस तरह डरते हुए पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मोहित और रिया अपने नीचे वाले फ्लोर में मिस्टर शर्मा जी के घर गए। शर्मा जी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने रिया और मोहित को अच्छे से आवभगत की। दोनों को चाय नाश्ता करवाने के बाद वह बोले, क्या बात है मोहित जी, कुछ परेशानी है? आप और भाभी जी दोनों परेशान दिख रहे हैं। यह सुनकर मोहित और रिया ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत करके मोहित ने बीती रात की सारी बात शर्मा जी और उनकी वाइफ को बताई। फिर मोहित आगे बोला, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे शर्मा जी, बट ये सब सच है। हम दोनों ने सारी रात भुगता है इसे। डोंट वरी मोहित, हमें आप पर विश्वास है। बस हम इस बात से शॉक्ड हैं कि आखिर आपके फ्लैट में ये सब क्यों हुआ। मतलब क्या है आपका? रिया बोली। दरअसल बात यह है भाभी जी की, आपके फ्लैट के सामने जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 329। जी है तो, मोहित बोला। वो एक हॉन्टेड फ्लैट है। शर्मा जी ने कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? रिया ने कहा। जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ रिया जी, पूरी सोसाइटी उस फ्लैट की असलियत से परिचित है। यही तो कारण है जिसकी वजह से 5th फ्लोर खाली पड़ा है।
आप लोगों को इसलिए तो वो सामने वाला फ्लैट इतने सस्ते रेट में मिल गया, वरना आपको तो पता है ये सोसाइटी कितनी महंगी है। लेकिन शर्मा जी, आखिर फ्लैट नंबर 329 का सीक्रेट क्या है, प्लीज़ बताइए ना, मोहित बोला। दरअसल मोहित जी, 2 साल पहले उस फ्लैट में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। शक्की पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया था। तब से वे तीनों रूहें उस फ्लैट और 5th फ्लोर में भटकती रहती हैं। अब आपकी बातों से लगता है कि उन आत्माओं ने अपने फ्लैट और फ्लोर के साथ साथ आपके फ्लैट मतलब पूरे 5th फ्लोर को ही कब्जे में कर लिया है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं? रिया सुबकते हुए बोली। धीरज रखो रिया, मोहित बोला। शर्मा जी, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन का तो पता नहीं, पर मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दे। हाँ हाँ हाँ, प्लीज़ हमें मिलवा दीजिए उनसे। हाँ, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। शर्मा जी ने बाबा को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई, पर बाबा उस समय शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनकी मदद को नहीं आ पाए। मोहित और रिया अब सारा सच जान गए थे, और अचानक घर छोड़कर चले जाना उनके बस में नहीं था। दोनों मन महसूस कर वापस घर लौट आए। फ्लोर पर आते ही दोनों की धड़कनें तेज हो गई। दोनों ने डरते हुए फ्लैट नंबर 329 पर नज़र डाली और तुरंत नज़र झुकाकर अपने फ्लैट में आ गए। दरवाज़ा भी तुरंत बंद कर दिया। दोनों को अब आज की रात की चिंता थी। तभी बच्चे स्कूल से लौट आए। जैसे ही बच्चों ने बेल बजाई, मोहित और रिया पूरी तरह डर गए। उन्होंने रात की ही तरह दरवाज़ा नहीं खोला तो बच्चों ने आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी। बच्चों की आवाज़ सुनकर रिया ने तुरंत दरवाज़ा खोला। बच्चे चहकते हुए अंदर आ गए। तभी मोहित की नज़र दीप के हाथ में पड़ी, टॉय कार पर पड़ी। दीप, बेटा ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? मोहित ने पूछा। वो बाबा, ये मुझे मेरे न्यू फ्रेंड ने दिया है। न्यू फ्रेंड कौन? रिया बोली। वो मम्मी, हमारा नेबर ही है, ऋषि। नेबर? मोहित ने कहा। जी बाबा, वो हमारे सामने वाले फ्लैट में ही रहता है, मुझे लिफ्ट में मिला था। क्या? मोहित चीखा। रिया, दीप ने क्या कहा, सुना तुमने? हाँ हाँ, दीप, फेंको उसे। ये कहते हुए रिया ने वो खिलौना दीप के हाथों से खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही रिया ने खिलौना फेंका, दीप चक्कर खाकर फर्श पर गिर गया। रिया और मोहित उसे संभालने की कोशिश करने लगे। दीप, दीप, उठो उठो बेटा, प्लीज़, रिया रोते हुए बोली। मोहित भी दीप को उठाने की कोशिश कर रहा था। दीप तेज बुखार से तड़प रहा था। रिया और मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर मोहित तेजी से नीचे भागा और शर्मा जी को सब बताया। शर्मा जी ने तुरंत सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर गुप्ता को इन्फॉर्म किया और उन्हें साथ लेकर मोहित के घर आए। डॉक्टर गुप्ता ने चेकअप करके दवाई लिखी। मोहित बिना एक पल गंवाए दवाई ले आया। दवाई देने के बाद भी दीप को होश नहीं आया और ना ही बुखार उतरा। शर्मा जी परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। वे तुरंत मोहित, रिया, दीप और सुनील को अपने साथ अपने घर ले आए। फिर पंडित जी को बुलाकर शांति पूजा संपन्न करवाई। उनके फ्लैट के बाहर पंच धातु का यंत्र लगा दिया, जिसके अंदर कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। बस इसी कारण अब वे सभी सुरक्षित थे। दीप का बुखार भी अब कम होने लगा था, उसे होश आ गया था। शर्मा जी ने सभी को रात अपने घर में बिताने की सलाह दी, जिससे रिया और मोहित की जान में जान आई, क्योंकि उनके अपने घर में तो वे रात में स्टे कर नहीं सकते थे। आखिरकार रात हुई और रात होते ही 5th फ्लोर पर चीख पुकार मच गई। तीनों अतृप्त आत्माएं क्रोधित हो गई थी। उनके चीखने, रोने, हंसने और तोड़फोड़ करने की आवाज़ें इतनी तेज थी कि नीचे शर्मा जी के फ्लैट में साफ सुनाई दे रही थी। सबके सब डरे सहमे हुए थे। पंडित जी निरंतर हवन कर रहे थे, जिससे वे आत्माएं और ज्यादा गुस्से से तड़प रही थी। ऋषि की आत्मा बार बार दीप को बुला रही थी। दीप, दीप, कहाँ हो दीप? आओ आओ दीप, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो दीप। ही। और फिर शर्मा जी के फ्लैट के बाहर वो टॉय कार चलने की आवाज़ आने लगी। सभी पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे। सोनल और दीप डर के मारे रोने लगे। मोहित और रिया उन्हें संभाला
पर खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बाहर से कभी पायल की आवाज़ आती तो कभी किसी औरत के रोने की, कभी एक आदमी की भारी भरकम आवाज़ आती और सब कुछ शांत हो जाता। कभी वह आदमी अपने बीवी बच्चों को जोर जोर से पीटता और औरत और बच्चों की रोने चीखने की आवाज़ें रात के सूने वातावरण में गूंज उठती। खैर, जैसे तैसे वो रात गुजरी। अगली सुबह होते ही मोहित ने मजदूर बुलवाकर फ्लैट खाली करवा दिया। घर का लगभग आधे से ज़्यादा सामान टूट फूट चुका था। टीवी, मोबाइल, ड्रेसिंग टेबल, मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ भूतों के बीती रात हुए तांडव की बलि चढ़ चुका था। रिया, सोनल और दीप तो ऊपर ही नहीं गए। उन्हें तो मोहित ने सीधा अपने फ्रेंड के फ्लैट पर भेज दिया था, जिससे मोहित ने इमरजेंसी में तुरंत रेंट पर लिया था। मोहित और रिया ने फिर कभी मुड़कर वृंदावन सोसाइटी की तरफ नहीं देखा। आज भी उनका फ्लैट खाली पड़ा है। वे अब झूठ बोलकर धोखे से किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, लेकिन उनका अपने घर का सपना अपना घर होते हुए भी अधूरा रह गया। तो ये थी आज की कहानियाँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अपने साथ हुई भूतिया घटना को ज़रूर शेयर करिए और मेरे ईमेल पे सेंड कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।